अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू MBBS पर्ल्स। आपको प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन तक मैंने पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमोनिया है उसका डिस्पोज ऑफ होने का रूट जो बॉडी से है वो किसके ज़रिए हो रही होती है? यूरिया के ज़रिए हो रही होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने बात की है कि इज़ द मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप्स डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो यानी जो अमाइनो ग्रुप्स अमाइनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं वो किसके ज़रिए? यूरिया के ज़रिए ही डिस्पोज ऑफ होते हैं। मतलब क्या है कि जो इसके दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर देखें तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा होता है? एस्पार्टेट से, और दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहा होता है अमोनिया से। ठीक है, अब यही बात उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है कि वन नाइट्रोजन जो आ रहा होता है यूरिया मॉलिक्यूल का वो कहाँ से आ रहा होता है? अमोनिया से। जो अदर आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? एस्पार्टेट से आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर हमें वो कहता है कि जो ग्लूटामेट है वो इमीडिएट प्रिकर्सर है बोथ। यानी ग्लूटामेट हमारे पास क्या है? इमीडिएट प्रिकर्सर किसका है? अमोनिया का भी, और इमीडिएट प्रिकर्सर ही किसका है? एस्पार्टेट का भी। अमोनिया का किस तरह? ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के जरिए। क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होती है तो ग्लूटामेट जो होता है वो क्या रिलीज कर रहा होता है? अमोनिया रिलीज कर रहा होता है, साथ ही उसके अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना रहा होता है। तो क्या इमीडिएट प्रिकर्सर इस तरह बन गया किसका? अमोनिया का। और ट्रांसअमाइनेशन में जो है वो ग्लूटामेट किसका प्रिकर्सर है? एस्पार्टेट का। अब बात होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स किधर से आ गए। एक अमोनिया से आ गया, एक एस्पार्टेट से आ गया। फिर आगे हमारे पास रह गए हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, और हमारे पास कौन सा रह गया है? कार्बन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं। ये कहाँ से आ रहे होते हैं हमारे पास? बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो यूरिया का कहाँ से आ रहा है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। यूरिया जो होता है ना ये हमेशा कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है? लीवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि जो यूरिया साइकिल के सारे एंजाइम्स हैं वो लीवर के पास प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये जो यूरिया होता है ये कहाँ पे गया? लीवर में बना। लीवर से हमारे पास किधर गया? ब्लड में। ब्लड से किधर गया? किडनी के पास। किडनी ने क्या किया? इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया। इस तरह यूरिया जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू MBBS पर्ल्स। आपको प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन तक मैंने पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमोनिया है उसका डिस्पोज ऑफ होने का रूट जो बॉडी से है वो किसके ज़रिए हो रही होती है? यूरिया के ज़रिए हो रही होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने बात की है कि इज़ द मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप्स डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो यानी जो अमाइनो ग्रुप्स अमाइनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं वो किसके ज़रिए? यूरिया के ज़रिए ही डिस्पोज ऑफ होते हैं। मतलब क्या है कि जो इसके दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर देखें तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा होता है? एस्पार्टेट से, और दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहा होता है अमोनिया से। ठीक है, अब यही बात उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है कि वन नाइट्रोजन जो आ रहा होता है यूरिया मॉलिक्यूल का वो कहाँ से आ रहा होता है? अमोनिया से। जो अदर आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? एस्पार्टेट से आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर हमें वो कहता है कि जो ग्लूटामेट है वो इमीडिएट प्रिकर्सर है बोथ। यानी ग्लूटामेट हमारे पास क्या है? इमीडिएट प्रिकर्सर किसका है? अमोनिया का भी, और इमीडिएट प्रिकर्सर ही किसका है? एस्पार्टेट का भी। अमोनिया का किस तरह? ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के जरिए। क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होती है तो ग्लूटामेट जो होता है वो क्या रिलीज कर रहा होता है? अमोनिया रिलीज कर रहा होता है, साथ ही उसके अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना रहा होता है। तो क्या इमीडिएट प्रिकर्सर इस तरह बन गया किसका? अमोनिया का। और ट्रांसअमाइनेशन में जो है वो ग्लूटामेट किसका प्रिकर्सर है? एस्पार्टेट का। अब बात होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स किधर से आ गए। एक अमोनिया से आ गया, एक एस्पार्टेट से आ गया। फिर आगे हमारे पास रह गए हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, और हमारे पास कौन सा रह गया है? कार्बन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं। ये कहाँ से आ रहे होते हैं हमारे पास? बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो यूरिया का कहाँ से आ रहा है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। यूरिया जो होता है ना ये हमेशा कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है? लीवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि जो यूरिया साइकिल के सारे एंजाइम्स हैं वो लीवर के पास प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये जो यूरिया होता है ये कहाँ पे गया? लीवर में बना। लीवर से हमारे पास किधर गया? ब्लड में। ब्लड से किधर गया? किडनी के पास। किडनी ने क्या किया? इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया। इस तरह यूरिया जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो उसने रिएक्शंस की बात की है। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जो पहले दो रिएक्शंस होते हैं ना जो यूरिया सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, वो नेक्स्ट आगे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से दो रिएक्शंस हैं। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, और जबकि फर्दर रिएक्शंस होते हैं ना वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर ये पूछा जाए वाइवा में कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं या कौन कौन से ऐसे पाथवेज हम कह सकते हैं कि जो साइटोसोल में भी हो रहे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहे होते हैं, तो हम बता सकते हैं यूरिया साइकिल, दूसरा
ग्लूकोनियोजेनेसिस और तीसरा हीम सिंथेसिस। ये तीन जो हैं ये दोनों इन्वॉल्व करते हैं, यानी ये साइटोसोल में भी हो रहे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि कार्बामाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन किस तरह हो रही होती है। क्या होता है कि कार्बामाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन जो होती है ना किसकी प्रेजेंस में होगी, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। सिंथेटेज ही हमें ये शो कर रहा है कि ये कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के क्लीव करेंगे, अमोनिया जो होता है वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है इनटू द कार्बामाइल फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पहला नाइट्रोजन हमें अमोनिया से मिल गया है और ये अमोनिया कहाँ से आ रहा होता है, वही ग्लूटामेट की क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर क्या होता है कि इस तरह हमें पता चल गया कि पहला हमारा जो नाइट्रोजन एटम है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर क्या कहते हैं कि कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जो होता है इसका कोई एलोस्टेरिक इफेक्टर है, एक्टिवेटर है जो इसको एक्टिवेट करवा रहा होता है, वो है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। इसके बाद उसने एक हमने यहाँ पे बात कर ली जो यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है ना, वो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 होता है। इसके अलावा कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 भी होता है। इसका जो होता है ना वो यूरिया साइकिल में कोई भी रोल नहीं है, ये जो है वो आगे से हमें पायरामिडीन्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिट्रोलिन फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कार्बामाइल पोर्शन है ना कार्बामाइल फॉस्फेट का, वो किसके पास जाएगा, ऑर्निथीन के पास जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि जो रिएक्शन प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है, सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन जो होती है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, साइटोसोल के अंदर। वो यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑर्निथीन और सिट्रोलिन जो हो जाती है ना वो मूव कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाया द एंटीपोटर। अब कहता है कि दीज बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं ना ये क्या होते हैं कि ना ऑर्निथीन और सिट्रोलिन ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि सेलुलर प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे होते क्योंकि इनके लिए कोई भी कोडॉन्स अवेलेबल नहीं है। अब क्या होता है कि ऑर्निथीन जो होता है ना एट द एंड ऑफ द यूरिया साइकिल दोबारा से रीजेनरेट कर जाता है, जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट टीसीए साइकिल में क्या कर जाता है कि इनकॉर्पोरेट कर जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने बात की है कि ये जो हैं ये प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि ये प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखें तो आर्जिनिनोसक्सिनेट फॉर्मेशन आ जाती है। क्या होता है कि आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज कंबाइंस विद द सिट्रोलिन, यानी सिट्रोलिन से आगे से क्या बनना है, आर्जिनिनोसक्सिनेट बनना है। ठीक है, आर्जिनिनोसक्सिनेट बनना है किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यूरिया साइकिल का। और इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि एस्पार्टेट मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड होता है, और एस्पार्टेट हमें क्या करता है कि दूसरा नाइट्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहा होता है यूरिया साइकिल के लिए। अब बेसिकली क्या कहता है कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब जो 3rd एटीपी मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे यूटिलाइज होगा, जब सिट्रोलिन से हमारे पास क्या बनेगा, आर्जिनिनोसक्सिनेट बनेगा। तो एटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट कर जाएगा और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाएगा, और हमें जो है वो 3rd और फाइनल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होता है वो यहाँ पे ही कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन किया था कि सिट्रोलिन और ऑर्निथीन जो हैं वो प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करते, इसका पॉइंट ये है कि ये दोनों जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके लिए कोडॉन्स अवेलेबल होते हैं वो जो है वो प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना इनके लिए कोडॉन्स अवेलेबल नहीं होते, तो फिर ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। बाकी इनका जो फंक्शन है वो यूरिया साइकिल में फंक्शन है जो कि एक्सप्लेन करती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट फॉर्मेशन। आर्जिनिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन क्या होती है कि सिट्रोलिन जो होता है वो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट में। अब इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। एक एस्पार्टेट मॉलिक्यूल जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, सेकंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ द यूरिया, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एटीपी का क्लीवेज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में प्लस पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ही हमारा जो 3rd और फाइनल मॉलिक्यूल है एटीपी का वो कंज्यूम हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आर्जिनिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होता है तो क्या बनता है हमारे पास। नेक्स्ट वो आगे कहता है कि अब हमारे पास आर्जिनिनोसक्सिनेट बन गया। अब उस आर्जिनिनोसक्सिनेट ने क्या करना है, क्लीव करना है किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज की प्रेजेंस में, और आर्जिनिन देना है और क्या दे देना है, फ्यूमारेट दे देना है।
अब बेसिकली जो आर्जिनिन होता है ये इमीडिएट प्रिकर्सर है किसका, यूरिया का। लेकिन हमारे पास जो फ्यूमारेट बनता है ना, ये आगे से कन्वर्ट कर जाता है फ्यूमारेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलेट में। अब बेसिकली क्या होता है कि जो मेलेट बने है ना, वो आगे से क्या करते हैं, सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ लिंक करवा रहा होता है यूरिया साइकिल को। जैसे कि ये मेलेट जो है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में, और ऑक्सैलोएसीटेट क्या हो जाता है, ट्रांसअमाइनेट हो जाएगा किसमें, उसकी ट्रांसअमाइनेशन हो जाएगी एस्पार्टेट में, और एस्पार्टेट हमारे पास दोबारा से यूरिया साइकिल में यूटिलाइज हो सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है कि ये मेलेट जो होता है वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाए, मेलेट एस्पार्टेट शटल के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में और टीसीए साइकिल में एंटर हो जाए और दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट बना दे, और वो ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास किस में यूटिलाइज हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं कि जब मेलेट की ऑक्सीडेशन होती है तो वो दोबारा से NADH जो होते हैं ना वो रीजनरेट कर देते हैं फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो जो हमारे पास क्या होता है कि जब NADH जो हो जाती है ना वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दोबारा से जनरेट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ना रिड्यूस कर देता है एनर्जी कॉस्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। नेक्स्ट आगे आ जाता है कि हमारे पास आर्जिनिनोसक्सिनेट, फिर आर्जिनिन बना। अब उसके बाद आर्जिनिन आगे से देखते हैं वो क्या बनता है हमारे पास जो आर्जिनेज एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करवा देता है आर्जिनिन को किस में, ऑर्निथीन में। हमने पढ़ा कि ऑर्निथीन जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है दोबारा से रीजनरेट होता है, सेम जैसे कि ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास TCA में दोबारा से रीजनरेट हो रहा था। फिर उसके साथ हमें क्या मिल जाते हैं, यूरिया मिल जाते हैं। यूरिया एक्सक्लूसिवली हमारे पास क्या होता है कि लीवर में बन रहा होता है, क्योंकि लीवर के पास ही वो एंजाइम है जो कि आर्जिनिन को क्लीव करता है और उसको यूरिया में कन्वर्ट करवा रहा होता है। लेकिन जैसे अदर टिश्यूज हैं, जैसे कि हमारी किडनी है, किडनी जो है ये भी हमारे पास आर्जिनिन बना सकती है सिट्रोलिन से, लेकिन किडनी जो है वो फर्दर आगे से उसके पास एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते कि जिससे वो हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल दे सके। उसके बाद कहते हैं कि आर्जिनेज 2 जो है ये किडनी में प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस के लिए जो है वो आर्जिनिन की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको भी आप टिक कर लें एज एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ये कभी आ सकता है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि अब फेट ऑफ यूरिया देखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, SCQ लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले फेट देखें, यूरिया अब हमारे पास बन गया है, वो यूरिया क्या करेगा, लीवर से बाहर निकलेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से किधर जाएगा, किडनीज में, किडनीज उसको फिल्टर करेंगी, एक्सक्रीट आउट कर देंगी किसमें, यूरिन में। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ यूरिया दोबारा से डिफ्यूज करता है ब्लड में, ब्लड से क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में वो जाके अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्लीव हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, यूरिएज, बैक्टीरियल यूरिएज की प्रेजेंस में। उसके अलावा अमोनिया जो हो जाती है वो पार्शली फीसिस में लॉस्ट हो जाएगी, जो यहाँ से हमारे पास बनी है वो कुछ जो है वो फीसिस में लॉस हो जाएगी, कुछ जो है वो दोबारा से क्या चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। अब हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका किडनी फेलियर हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि यूरिया के लेवल्स ऑलरेडी एलिवेटेड होते हैं, क्योंकि हमारी किडनी के पास अवेलेबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है कि वो उसको एक्सक्रीट कर सके। तो क्या होगा कि प्लाज्मा यूरिया लेवल्स एलिवेट कर जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वो यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में जाएगा, ब्लड से इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल यूरिएज है वो उस यूरिया को क्या करवाएगा, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्लीव करना शुरू कर देगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि अमोनिया कुछ तो फीसिस में लॉस होगी, लेकिन इतना ज्यादा यूरिया पीछे से आता जा रहा है, उसकी वजह से अमोनिया के लेवल्स क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, और पेशेंट जो होता है वो हाइपर अमोनिया कंडीशन में चला जाता है। और हाइपर अमोनिया जो कंडीशन होती है वो इवन बंदे को कोमा और डेथ भी कॉज करवा देती है। अब उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम ट्रीटमेंट में ये देंगे कि ऐसी एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि हमारे पास जो बैक्टीरियल यूरिएज है, मतलब कि क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है ना उसको डिक्रीज करेंगे, ताकि बैक्टीरियल यूरिएज जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, बैक्टीरिया वो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका नंबर डिक्रीज कर जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेंगे और बंदा हाइपर अमोनिया कंडीशन में नहीं जाएगा। अच्छा, तो बच्चों ये आप जो यूरिया साइकिल है इसके फिगर को भी देख लें, ये बहुत बड़ा अच्छा फिगर इन्होंने बना के दिखाया हुआ है, लिपनकॉट में बना हुआ है।
तो सबसे पहले अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, कार्बामाइल फॉस्फेट बनना है। किसकी प्रेजेंस में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो क्या प्रोवाइड करें, कार्बन एटम्स ऑफ द यूरिया, प्लस हमारे पास फ्री अमोनिया है। फ्री अमोनिया हमें क्या दे रही है, नाइट्रोजन एटम दे रही है, प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या जो है ये सब कंबाइन करेंगे और क्या हमें दे देंगे, कार्बामाइल फॉस्फेट दे देंगे। अब क्या होता है कि उसके बाद क्या बनना है, हमारे पास ऑर्निथीन बनना है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर हमारे पास क्या बनना है, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन ने क्या करना है कि साइटोसोल में मूव कर जाना है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, ये एक अगर हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल ये मैट्रिक्स है और ये साइटोसोल है, तो सिट्रोलिन क्या करेगा कि मैट्रिक्स से मूव करेगा बाहर साइटोसोल में, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। फिर नेक्स्ट जो होता है वो सिट्रोलिन से क्या बनना है, आर्जिनोसक्सिनेट बनना है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। दो यहाँ पे हमने पहले बताई थी मैंने आपको चीज़ें कि एक तो एस्पार्टेट कॉपरेट करेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेकेंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, प्लस ATP जो है वो AMP में, प्लस पायरोफॉस्फेट हमें मिल रहा है। फिर आर्जिनोसक्सिनेट है, तो आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है वो आर्जिनोसक्सिनेट लाइस की प्रेजेंस में आर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा और साथ रिलीज करेगा फ्यूमारेट। अब वो फ्यूमारेट जो है वो आगे से मेलेट में चला जाएगा फ्यूमारेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फर्दर अगर देखें तो वो मेलेट जो है वो या तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से किधर चला जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा, या वो मेलेट जो है वो हमें एस्पार्टेट प्रोवाइड कर देगा और एस्पार्टेट दोबारा से हमारे पास किस में आ जाएगा, यूरिया साइकिल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आर्जिनिन बन गया। अब आर्जिनिन ने आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना देना है, यूरिया मॉलिक्यूल बना देना है। सेकेंड मॉलिक्यूल हमें जो मिल जाएगा वो ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमारे पास एट द एंड ऑफ द यूरिया साइकिल रीजनरेट कर जाते हैं। तो दैट्स इट, यही है यूरिया साइकिल। आप इसको पहले एक बुक से रीड दें, फिर उसके बाद आप ये फिगर बहुत अच्छी तरह देखें तो आपको ये यूरिया साइकिल जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा। मैं आपको यूरिया साइकिल के रेट लिमिटिंग रिएक्शन का बताऊं तो इसका जो पहला ही रिएक्शन होता है ना, ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले उसने ये बात एक्सप्लेन की है कि हमारे पास जो पहला एंजाइम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जो है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है यूरिया साइकिल का, तो इसको एक्टिवेट कौन करवा रहा है, N-एसिटाइल ग्लूटामेट। ये क्या कर देता है कि ये N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो होता है ये इसकी एफिनिटी को इंक्रीज़ कर देता है, किसके लिए, ATP के लिए। आप कहते हैं कि N-एसिटाइल ग्लूटामेट कहाँ से सिंथेसाइज होता है, नाम से पता चल रहा है, एसिटाइल कोए से, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, ग्लूटामेट। इन द प्रेजेंस ऑफ N-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो होता है वो सिंथेसाइज करता है इन द किन चीज़ों से, एसिटाइल कोए से और ग्लूटामेट से। अब जो ये साइकिल है ना इसकी भी जो है वो ये रेगुलेट होता है दो तरह से। कोई भी चीज़ होती है उसकी रेगुलेशन एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है और एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एंजाइम की वजह से होती है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो होती है वो सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी की वजह से। अगर आप ये वाला फिगर देखें 19.16 फिगर है, इसमें अगर देखें तो वो हमें ये शो करवा रहा है कि N-एसिटाइल ग्लूटामेट बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ये ग्लूटामेट है, ये एसिटाइल कोए है, इस सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बन जाते हैं। उसके बाद अगर इसके ऊपर हाइड्रोलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये ग्लूटामेट और एसीटेट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इस तरह जो है वो N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो है उसकी आपने ये फिगर देख लिया जिसमें इसकी सिंथेसिस शो हो रही है, यानी N-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये बनेगा। दो इसके सबस्ट्रेट्स हैं, ग्लूटामेट और एक एसिटाइल कोए, और जब इसके ऊपर हाइड्रोलेज एक्ट करेगा तो एसीटेट में और ग्लूटामेट में कन्वर्ट करवा देगा उसको। तो ये यूरिया साइकिल है ना, इसके लिए सिर्फ यही था, यही आपने बहुत अच्छी तरह करना है और यूरिया साइकिल को आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और SCQ के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।